अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान अब्दुल्ला है और आज का जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही हमारे दिल के पास और बड़ा करीब है। जो टॉपिक है फ़िलहाल वो है 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कई हमारे साथ मुसलमान भाई और पाकिस्तानियों को नहीं पता। तो आज मैं वो हिस्ट्री से आपको हमकिनाज़ कराऊँगा कि क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे कायद ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने जो उस ज़माने में थे, उन्होंने कितनी सैक्रिफाइसेस किए हैं। हमें उन सब का इल्म होना चाहिए और हम लोग किस तरह इस पावर में आए कि हम लोग एज़ अ मुस्लिम लीग या मुस्लिम पार्टी डोमिनेट कर सकें सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे पहले ही एक तो ब्रिटिश कंट्रोल था, उसके बाद हिंदू राज भी आ चुका था। तो खैर ये सब कुछ हम चलेंगे इसको साथ लेके। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च वाज द डे। तो ये सब हम सबको पता है कि इट्स कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मतलब जो ज़्यादातर जो मोस्ट नोनली बाय लाहौर रेजोल्यूशन। इट वाज प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल फजलुल हक। इन साहब ने ये प्रेजेंट की थी और ये जो सबमिशन थी ये तकरीबन एनुअल मीटिंग में जो ऑल मुस्लिम लीग पार्टी थी इंडिया की, उसकी एनुअल लीग में बेसिकली सबमिशन हुई थी। 27th एनुअल थी ये, 27th एनुअल मीटिंग थी। तो इस पे ये प्रेजेंट की गई थी और इसकी जो ख़ास बात है, ये 15 महीने बाद होने जा रही थी मीटिंग, वरना तो अमूमन जल्दी हो जाती थी मीटिंग। तो ये 15 महीने बाद ये मीटिंग हेल्ड हो रही थी। तो इस मीटिंग की एक और बड़ी यूनिक सी बात ये है कि ये 15 महीने जो इस पूरे प्रोसेस में थे, इसमें मुस्लिम लीग की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस की बात करते हैं। लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शंस थे उसमें हम मुसलमानों ने, ऑल मुस्लिम लीग ने इन 15 महीनों में सारे तकरीबन जीत चुके थे इलेक्शंस। तो इस हिसाब से एक डोमिनेंट पार्टी नज़र आ रही थी कि ऑल मुस्लिम लीग पार्टी इज़ अ डोमिनेंट पार्टी। और इससे पहले हम लोग अगर देखा जाए तो एक बड़ी एक डेवलपमेंट थी कि ब्रिटिश एम्पायर वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे उन्होंने अगेंस्ट जर्मनी उन्होंने अपना ऐलान कर दिया था। तो इट वाज इन 1939। तो 1940 में ये रेजोल्यूशन पैदा हुई थी, मतलब रखी गई थी। तो 1939 में, क्योंकि हम लोग ये नहीं देख सकते कि पिछले अरसे में क्या डेवलपमेंट हुई थी जिसकी वजह से ये लाहौर रेजोल्यूशन पास आउट हुई, तो हम लोग उसको भी जहन में रखेंगे। इंपॉर्टेंट एक इवेंट बेसिकली क्रिएट हो गया था जो कि 23 मार्च की सूरत में था। लेकिन उससे पहले एक इवेंट्स जो हम या बंच ऑफ इवेंट्स जो हम लोग क्रॉस आउट कर चुके हैं, उसको हम लोग कतन भूल नहीं सकते। तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर का एक सीज़न था और मुसलमान और सब कॉन्टिनेंट मुसलमान मशहूर था अपनी दिलेरी की वजह से, अपनी हिकमत की वजह से और अपने जो जज्बात हैं कि जो जिहाद और जो मतलब बेसिकली कि खुदा के लिए फ़ना हो जाना और बेसिकली अपनी कौम के लिए लड़ जाना, वो किसी में नहीं पाए जाते थे। क्योंकि कौमें, जो बाकी कौमें थी, वो थोड़ी बुज़दिल भी थी और वो थोड़ा रिलक्टेंट भी थी, क्योंकि दे दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ शहादत इन द वॉर। तो खैर मुस्लिम क्योंकि जज्बा भी रखते हैं और उनके दिमाग भी हैं, दे गो फॉर इट। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को हमारी बहुत ज़रूरत थी। तो इस वजह से उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ बातचीत की और कायद-ए-आज़म ने पहली बार, क्योंकि ऑल मुस्लिम लीग को वो स्टेटस नहीं दिया जाता था जो कांग्रेस मिलता था। कांग्रेस को क्योंकि पिछले 15 महीनों में सही हमने शिकस्त भी दी ऑल मुस्लिम लीग ने, और उसके बाद वो इस वजह से था क्योंकि मुस्लिम लीग को राइट्स नहीं दी जा रहे थे पहले। तो जब राइट्स मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम लीग उभर के एक पार्टी सामने आ गई, जिसकी वजह से इलेक्शंस में कांग्रेस को बड़ी मात भी हुई। तो खैर ये सारी एक बड़ी हिस्ट्री की पुरानी बातें हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा रहने देते हैं। लेकिन जो मैं मेन कहना चाह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर की वजह से मुसलमानों की जो सब कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंस बढ़ी है, वो वर्ल्ड वॉर की वजह से थी। और कायद-ए-आज़म का एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला और बड़ा अक्लमंद फ़ैसला था कि हम लोग पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब हमें इक्वल राइट्स सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इक्वल राइट्स देंगे। फिर उसके बाद जितनी भी डेपुटेशंस हुई, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें कायद-ए-आज़म को जब गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि ये बिल्कुल मतलब हमारे शाना बशाना चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, तो वो बड़ा हक्का बक्का रह गए, बड़े परेशान हो गए। तो जब उनको पता चला कि इनकी भी पूरी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कायद-ए-आज़म साहब कभी भी वॉजंट ऑफ द व्यू कि हमें अलग रहना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये बिहेवियर देखा, ये सिकनिज़म देखा कि यार ये क्या हो रहा है, कि मतलब हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई, फिर भी ये मतलब
ये एक तरह का नाज़िज़्म कर रहे हैं कि मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि हमें वो साइड लाइन करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से कायद अज़म वॉज ऑफ द व्यू, मोहम्मद अली जनाब वॉज ऑफ द व्यू कि हमें अलग स्टेट बनाना ही पड़ेगा, हमें अलग स्टेट, क्योंकि हम लोगों के कल्चर्स, हम लोगों की डिफरेंट सोसाइटीज़, हम लोगों के तौर तरीके डिफरेंट हैं। तो वी आर टू नेशंस नॉट वन नेशन, क्योंकि जब हमें इक्वल राइट ही नहीं मिलेंगे तो हम लोग एक नेशन में रह के क्या करेंगे। तो खैर ये कायद अज़म की थिंकिंग थी जिसको इवॉल्व किया फजल हक साहब ने, टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी बेसिकली लोग कहते हैं कि दो कंट्रीज़ थे, जी नहीं, टू नेशन थ्योरी वॉज जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए कि ये मुसलमानों का स्टेट, ठीक है, और इसको एक अलग सा स्टेट बना दिया जाए जिस पे एक बड़ी मुख्तलफात भी है कि यार नहीं अलग अलग, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो कश्मीर वाली साइड और ये सारा कुछ ये पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, पंजाब की बड़ी मतलब बड़ी ज़्यादा साइड्स वो हिस्सा होना चाहिए था पाकिस्तान की। तो खैर ये क्योंकि आपको पता है बाइस्टिज्म आ गया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी मुसलमानों के साथ बड़ा एक ज़्यादती भी की। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान की जो फ़िलहाल दो अलग अलग स्टेट्स जो बिल्कुल एक अलग अलग पोर्शंस में लगा दी, क्योंकि दिस वाज प्लान कि अलग अलग रहेंगे, दे वॉन्ट सर्वाइवल, क्योंकि चांस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया के थ्रू है, इंडिया बीच में आता है। तो इंडिया ऑलवेज हैड एन अपर चांस टू सेपरेट दिस पार्ट ऑफ बंगाल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हुआ इवेंचुअली, और वो बांग्लादेश के तौर पे इस वक्त मौजूद है। खैर दिस वाज अबाउट द 23rd मार्च। तो स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह इसी तरह आपको और भी वीडियोस के साथ आगाही देते रहेंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।